नमस्कार भाई सभी को, आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे अतीत का ये आरंभिक नगर फोर्थ वार्ड है और इसमें इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले जो खोजा गया नगर है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी सातकाको। तो इसमें सबसे पहले जो नगर खोजा गया था हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली है उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। जो आज भी इमारतों में जो चीज़ें मिलती हैं या इमारत वैसी इमारत मिलती है तो उसे भी आज के दिन हड़प्पा सभ्यता ही कहते हैं। इस शहर का निर्माण 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। मिस्र की और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? गुजरात भारत, पंजाब पाकिस्तान और डी काबुल अफगानिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन सी, पंजाब पाकिस्तान। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर थे उनको अचानक एक हड़प्पा पुरास्थल मिला था जो कि आधुनिक अब पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली थी। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। इन नगरों में इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। बी है, सामान्यतः पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा था। ये बात ठीक है। इनके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। ये गलत है। ये जो इसकी 4 दीवारें थी ये पक्की ईंटों की बनाई गई थी। व्याख्या देखिए कथन ए, बी और सी सही है, परंतु कथन डी गलत है क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारें ये पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रह सके और दीवारों को मजबूत रखने के लिए एक विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महास्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मोहनजोदड़ो में खास प्रकार का एक तालाब बनाया गया था और जो पुरातत्वविद थे उन्होंने इसको महान स्नानागार का नाम दिया था इस तालाब को। तो इस स्नानागार की जो विशेषता है इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बी है, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। सी है, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है। और डी है, इसमें पानी भरने के लिए
सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसमें पानी कुओं से भरा गया था। व्याख्या देखिए, कथन ए, बी और सी सही है, परंतु कथन डी गलत है, क्योंकि स्नागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो ये था, ये सिंधु नदी से छोटी नहरें नहीं निकाली जाती थी, ये पानी था जो ये कुएं से भरा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो ये दोनों ठीक हैं। व्याख्या है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। जहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं, यहाँ पर संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए? जहाँ पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं वे स्थान बताने हैं। तो पहला है सिंध पाकिस्तान, दूसरा है गुजरात भारत, हरियाणा भारत, राजस्थान भारत, पंजाब भारत। तो इसकी व्याख्या देखिए, हड़प्पा नगर है, हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, हड़प्पा नगर है जो ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। कौन सी चीज़ मिली है? मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बाट मिले हैं, मोहरे मिले हैं, मनके मिले हैं और तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। ये सब मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। पहला है, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो सके। हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। व्याख्या देखिए इसकी, कथन ए, बी और डी सही है, परंतु कथन सी गलत है। क्योंकि इसमें से कई नगरों में नाले ढके हुए होते थे, खुले नहीं होते थे, ढके हुए होते थे। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे ताकि इनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। यहाँ के घरों का जो आंगन होता है उसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के नगरीय जीवन, उनका जो नगरीय जीवन था ये कैसा था? फर्स्ट है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। तीसरा है, शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। हड़प्पा के नगरीय जीवन की व्याख्या देखिए,
उपयुक्त तीनों कथन सही है। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। जो भी यहाँ पर रहा करते हुए इनके शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। ये यहीं पर रहते थे और यहीं पर व्यापार करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। मोहरों पर तो वे लिखे करते और वे अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। शिल्पकार थे जो अपने घरों में ही खुद उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा से जो प्राप्त बाट जो प्राप्त हुए हैं और जो मनके प्राप्त हुए हैं उनके संदर्भ में कथन लिखने हैं। बाटों को, पहला है, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। जो बाट बनाए जाते थे वे चूना पत्थर से बनाए जाते थे। दूसरा है, मनके के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। तो ये दोनों सही है, दोनों का प्रयोग हुआ था। व्याख्या है, कथन 2 सही है परंतु कथन 1 गलत है। पहला गलत है भाई, इसमें पहला गलत है क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चरट पत्थर का प्रयोग किया गया था। ये चरट पत्थर का प्रयोग किया गया था, चूना पत्थर का नहीं किया गया था। चरट पत्थर का प्रयोग किया गया था, न कि चूने पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तोलन के लिए बनाया गया था। इसे धातुओं के तोलन के लिए बनाया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है पत्थर की मूर्ति। हड़प्पा से नहीं हुई, धोलावीरा से नहीं हुई, कालीबंगा से नहीं हुई। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पीय नगर शैल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में बताना है। पहला, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे या और कुछ भी बनाया जाता था। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो इसकी व्याख्या देखिए, पुरातत्वविदों को अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई थी। पुरातत्वविदों को, जिन्होंने खुदाई करी थी, उन्होंने अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई थी। इनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। उनमें अधिकतर थे जो पत्थर थे, शंख थे, तांबे थे, कांसे, सोने आदि चांदी थी। और इन प्राप्त चीज़ों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष है, जो सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो राखी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 13, कथन है, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था और कारण है इसका, मेरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इसकी व्याख्या देखिए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेरगढ़ में
जो कपास की खेती है 7000 वर्ष पूरा होते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। यहाँ से जो प्राप्त पक्की मिट्टी है तथा फैंस है, फैंस से बनी जो तकलियाँ हैं, ये सूत कताई का संकेत देती है। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल, बी हरा, डी नीला, पांडु। तो इसमें लाल रंग का प्रयोग हुआ था। व्याख्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी, लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। चित्रकारी काले रंग से की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फैंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फैंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। दूसरा है, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, वही फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। की व्याख्या देखिए, हड़प्पा काल में फैंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फैंस से मन के बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री होते थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तांबा है, तांबा कहाँ पर मिला है? तांबा राजस्थान। और टीन है, जो टीन अफगानिस्तान। सोना कर्नाटक। और बहुमूल्य जो पत्थर है ये गुजरात से मिले। व्याख्या देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का जो आयात है वो राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। इस काल में टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। बहुमूल्य जो पत्थर है उनका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। हड़प्पा क्वेश्चन 17 है, हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। पहला, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो इसमें व्याख्या है, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। नगरों में नहीं, गांव में भी रहते थे। इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखों व दस्तकारों को देते थे। यही लोग
खाने का सामान शासकों को और लेखकों को और दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। यह हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता है। अतः कथन डी गलत है। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, हड़प्पा सभ्यता की बस्ती। दूसरी है, नदी जिस पर अवस्थित है। कौन सी नदी पे कौन सी संस्कृति अवस्थित है वो बताना है। हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी पे। एक मिनट। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे, कालीबंगा घग्गर पे और लोथल है ये भोगवा नदी पे स्थित है। व्याख्या है, हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक रावी नदी के तट पर तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वही कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर तथा लोथल है वो साबरमती की सहायक भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। धोलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा नगर गुजरात में कच्छ इलाके के, तो ये कहाँ पे गुजरात में है, गुजरात में कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे बसा हुआ है। गुजरात में कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे बसा हुआ है। यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। यहाँ पर साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर कौन सा था। तो धोलावीरा था जो 3 भागों में बटा हुआ था। इसकी व्याख्या देखिए, धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम, धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर है। सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर धोलावीरा है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर 3 भागों में था। हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य नगर थे वे 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन धोलावीरा 3 भागों में था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना है उसके लिए खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में, ये जो अभिलेख जो मिले हैं इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था और यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। छोटी वस्तुओं पर हड़प्पा के लेख पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा का लोथल नगर किस राज्य में स्थित है, तो इसका गुजरात हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाए। कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाए। यह पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है।
जो सही नहीं है यह वो बताना है। लोथल नगर में यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है। ये माही नदी के किनारे पर नहीं बसा है, ये साबरमती नदी के किनारे पर बसा है। व्याख्या देखिए इसकी। कथन ये गलत है क्योंकि लोथल साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, न कि माही नदी के किनारे। यहाँ एक बंदरगाह था। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले हजारों के रुकने के लिए आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बनाया गया था। कोई भी जहाज़ आओगा वो वही इस बंदरगाह पर रुक जाएगा। इस तालाब से जहाज़ों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्राकन मिले। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, हद बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहर मुद्रा और मोहरबंदी के संदर्भ में, मतलब उसकी मुद्रा और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। और दूसरा है, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था। तो इसकी व्याख्या देखिए। हड़प्पा कालीन मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित कराने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के बाद उनके मोहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को ही मोहरबंदी अथवा मुद्राकन कहते हैं। जो मोहर लगाया करते उन्हीं की छाप को मोहरबंदी मुद्राकन कहते हैं। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, अतः कथन 2 गलत है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस लेसन का। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? फर्स्ट है, नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तो ये तीनों है इसका। व्याख्या देखिए। हड़प्पा के पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं, जिनमें नदियों का सूखना, ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, ये तीनों ही है। और तीनों कारण सम्मिलित है। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की नई बस्तियों में जाकर बस गए थे और इसके लगभग 1400 वर्ष के बाद लगभग 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ था। 1400 वर्ष बाद नए नगरों का विकास हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।